आजकल वो ट्रेंड नहीं चल रहा है, जस्ट लुकिंग लाइक ए वाओ। तो भाई फखर जमान ने तो ऐसे चक्के चढ़ा दिए न्यूजीलैंड टीम के। 400 स्कोर बोर्ड पे लग गया तो वैसे ही इतने हम दिल बर्दाश्त हो गए। के बाद जनाब फखर जमान चले गए बीस्ट मोड के अंदर कि श्रीलंका किसी तरीके से न्यूजीलैंड को हरा दे और पाकिस्तान इंग्लैंड को हरा दे तो सिंपल ही पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। बात है जब 1.25 लाख का क्राउड है वो इंडिया को सपोर्ट कर रहा होता है तो दूसरी टीम तो वैसे ही जरा शैटर हो जाते हैं इनके मोराल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं अदील खान, आई एम बैक। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड मैच की। उसके बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान के सेमीफाइनल्स में जाने के चांसेस की। उसके बाद हम बात करेंगे इंडिया की परफॉर्मेंस की। आजकल वो ट्रेंड नहीं चल रहा है, जस्ट लुकिंग लाइक ए वाओ। तो भाई फखर जमान ने तो ऐसे चक्के चढ़ा दिए न्यूजीलैंड टीम के। धुआंधार बैटिंग का मुजाहरा हुआ दोनों टीम्स की तरफ से। और सच पूछें तो जब पाकिस्तान की बॉलिंग चल रही थी तो उस वक्त तो एक हालात ऐसे बन गए थे कि मैच देखना ही छोड़ दिया था कि यार ये कौन सी बॉलिंग कर रहे हैं और ये कहाँ जा रहा है मैच। और तकरीबन 90% यकीन हो गया था कि भाई ये सेमीफाइनल की स्पॉट जो है ना वो हाथ से निकल गई। और जब 400 स्कोर बोर्ड पे लग गया तो वैसे ही इतने हम दिल बर्दाश्त हो गए कि यार अब तो ये पहले पता ही है ना हमें अपनी टीम का कि कहाँ तक रह जाएंगे। तो वही एक्सपेक्टेशंस थी सारी, तो मैच देखना छोड़ दिया था। जब पाकिस्तान की बैटिंग स्टार्ट हुई तो पहले ही ओवर में अब्दुल्ला शफीक ने एक विकेट गिर गई। तो वो एक बड़ा सेटबैक था, यानी वो उस वक्त भी हम लाइव नहीं कोई भी देख रहा था और जस्ट वो क्रिकेट ऐप जो है उसके ऊपर देखा तो उसमें पता लगा जी आउट हो गया। तो और ज़रा मोराल डाउन हो गया और किसी काम में भी ना दिल लगे। ऐसे आपको पता ही है कि जो क्रिकेट फ़ैन है पाकिस्तानी ख़ास तौर पे वो बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं क्रिकेट के मैचेस से। ना हुआ क्या कि पहली 4 ओवरों में स्कोर कोई 24 का स्कोर था। और बाबर ने जब ज्वाइन कर लिया फ़खर के साथ तो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने पहले पिच की रीडिंग की और उसके बाद जनाब फ़खर जमान चले गए बीस्ट मोड के अंदर और उन्होंने हर ओवर में ही 2-2 छक्के मारना शुरू कर दिए और स्कोर जो है वो तेज़ी से बढ़ता चला। एक वक्त तो ऐसा आ गया कि भाई हमें तो टीवी ऑन करने पड़ गए सारे कि भाई ये हुआ कि आखिरकार हमारी टीम को फखर जमान कौन सा ऐसा प्रोटीन खा आया जो छिक्के पे छिक्का लग रहा है। बाबर आजम ने बखूबी भी उसका साथ दिया। हमें दरमियान में ये भी लग रहा था कि यार बाबर से उस तरह की हिटिंग नहीं हो रही, लेकिन जो क्रिकेट को जानते हैं उन लोगों को पता है कि एक एंड से ही जो है वो स्कोर होता है, एक एंड से हिटिंग होती है ज़्यादा और दूसरा एंड सिर्फ सपोर्ट करता है। तो बाबर का सपोर्टिंग रोल था उसके अंदर। 15वें ओवर में ड्रिंक्स ब्रेक हुई तो उसमें जनाब हमने देखा कि उसामा मीर जो है वो DLS वाला जो सारा पेपर है वो लेके ग्राउंड में बैट्समैन बाबर आजम और फखर जमान के साथ खड़ा देखा गया। तो उसका नज़र यही आ रहा था कि इनकी जो स्ट्रैटेजी है वो उस हिसाब से बन रही है कि इन्होंने 20 ओवर्स, क्योंकि फैसला मैच का तभी हो सकता है DLS पे जब 20 ओवर्स कंप्लीट हो जाए। तो इनका टारगेट यही बन गया कि भाई 20 ओवर्स में जो टारगेट बनता है ना वो तो 142 बनता था, उसको अचीव किया जाए। उस हिसाब से बैटिंग की। हालांकि जब ग्लेन फिलिप्स का ओवर आया तो वो तकरीबन मेडन निकाल गया आई थिंक ओवर। तो उसमें सारे फिर डर गए कि ये क्या हुआ भाई, इस तरह स्कोर तो नहीं हो पाएगा। लेकिन आई थिंक फखर जमान जो है वहाँ पे वो सिर्फ उसे चेक कर रहे थे कि कैसी बॉलिंग करता है, क्योंकि वो आप कह रहे हैं ना रेगुलर स्पिनर नहीं है, वो पार्ट टाइमर है। पार्ट टाइमर पे अक्सर ऐसे होता है कि जब वो लगाते हैं तो बैटर जो है वो शॉट खेलता है, उसे बॉलर ना समझते हो जिस पे वो विकेट दे बैठते हैं उसी पार्ट टाइमर बॉलर को। तो वो जनाब उसको चेक किया और उसके अगले ओवर में उसे 3 छक्के मारे उसने। तो और बेहतरीन परफॉर्मेंस होती चली गई और 20 ओवरों का खेल जब मुकम्मल हो गया तो पाकिस्तान पार स्कोर था, पाकिस्तान 10 स्कोर से आगे था। तो उसके बाद अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि बारिश आ गई और हम 10 स्कोर से 20 ओवर के बाद ना हम जीत रहे थे। तो सारों ने यही दुआएं शुरू कर दी भी अब बारिश रुके ना किसी तरीके से। अब बारिश होती रही, ऐसा हुआ नहीं, बारिश रुक गई, मैच को ग्राउंड को साफ कर दिया गया और मैच दोबारा शुरू हो गया। दोबारा शुरू जब हुआ तो भाई हमारे बैटर्स तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसी इंटेंट के साथ ग्राउंड के अंदर गए और उन्होंने फिर वैसे 10 की एवरेज के साथ स्कोर किया और तकरीबन 25 ओवरों में पाकिस्तान का 200 स्कोर हो गया। और उस दौरान फिर बारिश शुरू हो गई। जितना स्कोर हो गया हुआ था तो पाकिस्तान 21 स्कोर से जो है वो जीत रहा था न्यूजीलैंड से। उसके बाद फिर यही दुआएं शुरू हो गई भाई बारिश होती रहे, मैच ना हो, पाकिस्तान जीत जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं कबूल की और बारिश होती रही और मैच मुकम्मल ना हो सका तो DLS मेथड के तहत जो है वो पाकिस्तान 21 स्कोर से जीत गया न्यूजीलैंड से। और ये कहा जाए तो एक वाकई बहुत बड़ा मिरेकल है और जैसे सकलैन मुश्ताक की बात है, कुदरत का निज़ाम है कि पाकिस्तान ने अगर सेमीफाइनल में पहुंचना है तो वो किसी भी तरीके से पहुंचेगा। सारा सिनेरियो बन गया
कि जनाब पाकिस्तान 402 का टारगेट चेस करने पे जिस इंटेंट से खेले, शायद अल्लाह पाक ने उसका रिवॉर्ड दिया पाकिस्तानी टीम को और पाकिस्तानी टीम इस मैच में फातेह करार पाई। दूसरे नंबर पे बात की जाए कि हम सेमीफाइनल में अब कैसे पहुंच सकते हैं, तो भाई हमारा और न्यूजीलैंड का जो एनआरआर का डिफरेंस है ना, वो तकरीबन 130 रन का डिफरेंस है। मतलब कि न्यूजीलैंड अगर जीतती भी है श्रीलंका से तो जितने स्कोर से वो जीतेगी, अगर वो 20 स्कोर से जीतेगी तो उसमें 130 ऐड कर लें तो पाकिस्तान को इंग्लैंड को 150 स्कोर से हराना होगा। अगर वो इसी तरीके से 10 स्कोर से जीतेगी या 100 स्कोर से जीतेगी तो जितने भी स्कोर से जीते प्लस 130 पाकिस्तान को इंग्लैंड को उस हिसाब से हराना होगा। लेकिन दुआ अब यही की जा रही है और रिस्पेक्ट भी यही किया जा रहा है कि श्रीलंका किसी तरीके से न्यूजीलैंड को हरा दे और पाकिस्तान इंग्लैंड को हरा दे तो सिंपल ही पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। क्योंकि अफगानिस्तान के भी थोड़े चांसेस कम लग रहे हैं क्योंकि उनके दोनों ही मैचेस टफ हैं, एक साउथ अफ्रीका से एक ऑस्ट्रेलिया से है, तो उसमें दोनों मैच वो जीतेंगे तो आगे आएंगे। या एक मैच अगर जीतते हैं तो बहुत ज़्यादा रन से या विकेटों से जीतना होगा तो फिर वो आगे आ सकते हैं, क्योंकि वो एनआरआर में जो है नेट रन रेट में पाकिस्तान से जो वो नीचे हैं, उन्हें दोनों मैच जीतने चाहिए। लेकिन वो जाहिर बात है बड़ी टीम्स के साथ मैच है तो आई होप सो कि वो दोनों मैच हार जाएं तो पाकिस्तान बड़े आराम से सेमीज में पहुंचता है। लेकिन खतरे की घंटी ये है भाई कि सेमीज में पहुंचने के बाद पाकिस्तान का मुकाबला होगा इंडिया के साथ, और वही जो है वो सबसे खतरनाक बात है क्योंकि इंडियन टीम जिस वक्त फॉर्म में नजर आ रही है वो तो नाकाबिले यकीन है। मतलब कि समझ ही नहीं लग पा रहा हमें कि ये कौन सी क्रिकेट खेल रहे हैं। बैटिंग पे आते हैं तो वो 300 प्लस स्कोर कर रहे हैं, बॉलिंग पे आते हैं तो भाई वो अगली टीम को 100 भी नहीं करने दे रहे। कल उनका मैच था साउथ अफ्रीका के साथ तो वो भी 83 पे ऑल आउट हो गया, श्रीलंका के साथ मैच था वो 55 पे ऑल आउट हो गए। वो तो सारा वो एशिया कप के फाइनल वाला सेम उन्होंने रिपीट कर दिया श्रीलंका के साथ, और बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस है। बहुत सी अजीबोगरीब बातें भी चल रही हैं कि भाई उनको बॉल कोई ऐसा दे दिया जाता है कि उसी बॉल से अगर दूसरे बॉलर्स बॉल कर रहे हैं तो उनकी बॉल उतनी ना सीम हो रही है, ना स्विंग हो रही है, ना स्पिन हो रही है। लेकिन इंडियन बॉलर्स की तो भाई चांदी हुई भी है। मोहम्मद शामी नहीं पकड़ा जा रहा, मतलब ऐसी आला बॉलिंग नो डाउट। मतलब वसीम अकरम ने अपने प्रोग्राम में बताया कि उसकी सीम जो गिरती है, उसकी रिस्ट पोजीशन जो है वो बड़ी परफेक्ट है, प्रैक्टिस उसने बहुत की हुई है जिसकी वजह से। लेकिन बाकी टीम्स के बॉलर भी तो यार प्रैक्टिस करते हैं, वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं, आप अपनी टीम इंटरनेशनल टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो कोई क्वालिटी होती है। लेकिन उसी सेम पिच पे, उसी सेम सिनेरियो पे जिस तरह की बॉलिंग इंडियन टीम कर रही है वो उस तरह की बॉलिंग तो कोई मैच ही नहीं कर पा रहा। मतलब ये उस टीम से भी ज्यादा इस वक्त भारी हुए हैं जो एक वक्त में ऑस्ट्रेलिया की समझी जाती थी, जिनसे जीतना नामुमकिन सा लगता था। तो अभी तो उन्होंने सारी टीम्स को ऐसे ही हराया अभी कि उनसे जीतना बड़ा नामुमकिन सा है। और इंशाल्लाह उम्मीद तो ये की जाती है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचे और पाकिस्तान इन्हें हराए। और शायद वो एक थोड़ा सा लक का फैक्टर जो कि वो पाकिस्तान के साथ अब जुड़ना शुरू हुआ है, और बस यही थोड़ा सा लक चाहिए और कॉन्फिडेंस चाहिए। क्योंकि जाहिर बात है जब 1.25 लाख का क्राउड है वो इंडिया को सपोर्ट कर रहा होता है तो दूसरी टीम तो वैसे ही जरा शैटर हो जाते हैं इनके मोराल। जस्ट के वो जब चौका लगे, छिक्का लगे तो बिल्कुल कोई दाद नहीं मिलती तमाशाइयों की तरफ से, और इसी तरीके से वो विकेट लें तो बिल्कुल खामोशी हो जाती है। लेकिन जब उनके खिलाफ कुछ हो रहा हो तो इंडियन क्राउड जो है इंडियन टीम को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, और ग्राउंड में एक अजीब सा एनवायरनमेंट बना होता है जो बिल्कुल ही डिमोरलाइज कर देता है अगली टीम को। बाकी अपना साबिक टेस्ट क्रिकेटर हसन रजा जो है उसकी काफ़ी ट्रोलिंग हुई है। उसने ये बात की थी कि भाई बॉल्स कुछ स्पेशल दे दी जाती हैं इंडियन बॉलर्स को जिस पर डबल कोटिंग हुई होती है, तो वो उसका सवाल तो फिर जाहिर बात है सोशल मीडिया का सर्कल आजकल बहुत स्ट्रांग है, तो वो वसीम अकरम के प्रोग्राम तक भी वो बात पहुंची तो उनसे सवाल पूछा। उनका यार मतलब ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, आप टेस्ट क्रिकेटर हो, आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया हुआ, तो इतनी अक्ल होनी चाहिए। वो यही बता रहे थे जो चीज़ मेरे लिए भी नई थी कि 92 के वर्ल्ड कप में भी 2 बॉल इस्तेमाल होते थे हुए थे, और इंग्लैंड में कहते जब हम जाते थे तो उस वक्त भी 2 बॉल्स इस्तेमाल होते थे वनडे में। तो ये कोई नई बात नहीं है। जब हम ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के टूर्स पे जाते थे तो दोनों एंड से न्यू बॉल मिलते थे, उस वक्त भी बॉल स्विंग होता था। और वसीम अकरम कह रहा था कि हम स्विंग करते थे, हम रिवर्स स्विंग भी करते थे। तो इसमें अब फिर ये सवाल पूछा गया कि भाई अब फिर ये बॉलर्स क्यों नहीं करते इस तरह की। तो वो कह रहा था कि यही T20 क्रिकेट की वजह से कि बॉलर्स उस तरीके से अब अपनी प्रिपरेशन नहीं करते बॉलिंग की, रेड बॉल से इतनी बॉलिंग नहीं करते, स्विंग करना नहीं सीखते। उसकी रीज़न ये है कि T20 की वजह से वो सिर्फ वो 4 ओवर्स में उसी लाइन और लेंथ पे बॉल रखते हैं कि जहाँ पे स्कोरिंग जो है वो थोड़ी आपको, जहाँ पे कैच ज़्यादा निकले और स्कोरिंग कम हो सके, तो उस एरिया में बॉल करते हैं। फिर वैरायटी स्लोअर वन करते हैं, फिर कोई ऑफ कटर करते हैं। उस वजह से वो स्विंग बॉलिंग पे इतना ध्यान नहीं है, क्योंकि पुराने वक्तों में कहता स्विंग के ही हम बादशाह थे और स्विंग की वजह से पाकिस्तानी जो बॉलिंग अटैक है वो पहचाना जाता था। और अल्लाह से यही दुआ है कि पाकिस्तानी परफॉर्मेंस ऐसी ही जाती जाए और पाकिस्तान वर्ल्ड कप जो है वो जीत के वापस आए। उम्मीद है आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा।
किसी भी किस्म की गलती कोताही माफ़। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।